नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के त्रिशूल से सहमा पाक। गुजरात और राजस्थान में भारत एक बड़ी सैन्य एक्सरसाइज त्रिशूल कर रहा है। यह भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है। आपको बता दें, संयुक्त अभ्यास है त्रिशूल एक्सरसाइज। पश्चिमी सीमा पर हो रही है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। ऐसे में पाकिस्तान सहम गया है। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और समुद्री चेतावनी भी जारी कर दी है। एक्सरसाइज त्रिशूल भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों सेनाओं का अभ्यास है। इसका पूरा नाम ट्राई सर्विसेज सिनर्जी एनेबलिंग इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है और संस्कृत में इसका ध्येय मंत्र है त्रिशूल। ये सेना की ताकत का प्रतीक है। यह एक्सरसाइज भारत की तीनों सेनाओं के मिलकर काम करने के तरीके को दिखा रही है। इसका मकसद भारत की सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करना है, जहां जमी, समुद्र, हवा और साइबर सब एक साथ हों। यह एक्सरसाइज भारत की सीमाओं की रक्षा करने की कसम को मजबूत करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान अगर फिर हिमाकत करेगा तो मुंह की खाएगा। पाकिस्तान ने समुद्री इलाके में फायरिंग एक्सरसाइज के लिए चेतावनी दी गई। ये वही इलाका है जहां भारत ने हवाई रिजर्वेशन लिया है। डेमियन सिमन ने ट्वीट किया जिसमें कहा कि पाकिस्तान अब नेवल वार्निंग जारी कर रहा है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। सर क्रीक से कराची तक भारत की पूरी ताकत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो भारत की तीनों सेनाओं की ज्वाइंट ड्रिल, भारत को आंख दिखाने वालों को यह संदेश दिया जा रहा है। पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल एक्सरसाइज से पाकिस्तान सहमा हुआ है। और अनुपम तिवारी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम तिवारी जी, भारत त्रिशूल एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें तीनों सेनाएं अपनी ताकत दिखा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं चिंतित है, सहमा हुआ है और अब वार्निंग जो है उसकी तरफ से अब दी जा रही है। क्या कहेंगे आप इस त्रिशूल एक्सरसाइज को लेकर? पर एक बड़ी एक्सरसाइज है और जिसमें तीनों सेनाएं भारत की शामिल हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी मैन पावर और कितने संसाधन इसमें लगे होंगे। तो ये एक एक्सरसाइज अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे अपोनेंट्स के लिए तो है ही, साथ ही हमें अपने लिए भी एक तैयारियों का जायजा है, ये मैं मानता हूँ। और ये बड़ी एक्सरसाइजेस इस समय एक रूटीन में है हमारी। और पिछले करीब एक दशक से हम लोग हर साल या अल्टरनेट ईयर एक बड़ी एक्सरसाइज अलग अलग देश के इलाकों में करते रहे हैं। वो होता था हमें अपनी ताकत को पहचानने के लिए। लेकिन अब चूंकि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स बदली है, हमारे दुश्मनों की तादाद भी बढ़ी है और हमारे दुश्मनों की एक जो छवि है वो और ज्यादा हमारे प्रति खराब हो रही है। तो हमको उनको एड्रेस करना जरूरी था और साथ ही साथ अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना था। इसी वजह से ये त्रिशूल एक्सरसाइज का एक बड़ा महत्व है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत के अपोनेंट्स के लिए भी। हाँ बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, जैसा कि देखा जा रहा है जो वैश्विक अभी स्थिति चल रही है, निश्चित रूप से भारत को अपने डिफेंस को मजबूत करना होगा। आर्थिक रूप से तो भारत को मजबूत होना ही चाहिए, डिफेंस रूप से खासकर, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की चुनौती है, दूसरी तरफ बांग्लादेश कहीं ना कहीं चुनौती भी बनता जा रहा है और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है। ऐसे में भारत को अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको जांचना, परखना और समय समय पर इसकी ताकत का मुजाहरा करना निश्चित रूप से आवश्यक है। निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि हमारे अपोनेंट्स भी इस समय बहुत ज्यादा अपने आप को ताकतवर कर रहे हैं। अगर हम देखें, पाकिस्तान पूरी तरह से हमारे विरोधी चीन की गोद में बैठा हुआ है और साथ ही साथ अब उसकी अमेरिका से भी दोस्ती बढ़ रही है, जिससे कि उसको कुछ नए हथियार, नए मिसाइलें मिल रहे हैं। अब ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स से अक्सर टर्म बदलती रहती है, तो भारत को इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और भारत को ये देखना पड़ेगा कि बदली हुई वैश्विक परिदृश्य में हम अपने आप को कितना ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और हम मजबूत सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, जैसा आपने कहा, मैं भी उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होना नहीं होता है। आपकी ताकत दुनिया को दिखनी चाहिए और वो ताकत दिखेगी तब जबकि आपकी सेनाएं मजबूत होंगी। तो भारत की सेनाएं मजबूत तब होंगी जब वो लगातार इस तरह की बड़ी एक्सरसाइजेस करती रहेंगी और अपने शौर्य का प्रदर्शन करती रहेंगी। भारत की सेनाओं की जो छवि है वर्ल्ड में वो इसी तरह की है कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने किसी भी दुश्मन पर छोड़ते नहीं है और अपने किसी भी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो भारत की सेना लगातार अपने उसी पराक्रम को और ज्यादा मार्जित करना चाहती है और ज्यादा बेहतर करना चाहती है। आप ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी
तीनों टेक पार्ट कर रही हैं। और जो इस तरह की जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होती हैं तो उनमें सबसे बड़ा एक चीज होती है समन्वय। और समन्वय ये कैसे आ सकता है, वो भारत सरकार ने बहुत पहले ही कर दिया था कि जब उन्होंने सीडीएस का पद सृजित किया था। और सीडीएस का पद इसलिए बनाया गया था कि भविष्य में क्योंकि युद्ध जब होंगे तो वो इन तीनों डोमेन पर एक साथ होंगे, तो भारत की सेनाओं को सम्मिलित रूप से इन तीनों डोमेन पर एक साथ ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो उसी की एक्सरसाइजेज चल रही हैं और ये निश्चित तौर पर भारत की सेनाओं को और ताकतवर बनाएंगी और हमारे दुश्मनों को चाहे वो हमारे सीमा के बगल में बैठे हों या फिर दूर बैठे हों, सबको ये कड़ा संदेश दे रहे हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर है और अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी जी, तमाम अहम अपडेट हमारे दर्शकों से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन त्रिशूल, जिससे अब पाकिस्तान सहम रहा है। दुनिया भारत की सेनाओं की ताकत जो है देख रही है। पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल एक्सरसाइज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज भारत की तीनों सेनाओं की सामरिक शक्ति और मजबूत एकजुटता की ताकत को प्रदर्शित करता है। और अब हम बात करेंगे बिहार चुनाव का कैश कनेक्शन। खबर चंदौली से है। पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इसी दौरान अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पिट्ठू बैग के साथ पकड़ा गया है। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। गिनती करने पर कुल 24,40,000 रुपए मिले हैं। पूछताछ में युवक वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे थाने लाकर आगे की पूछताछ की गई है। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति यूपी के मऊ जिले का निवासी है और वाराणसी से रुपए लेकर बिहार जा रहा था। बरामद रुपए के संबंध में आयकर विभाग वाराणसी को सूचना दी गई। विभाग की टीम युवक से रकम ले जाने के बारे में पूछताछ कर रही है। प्रभारी निरीक्षक ने आशंका जताई है कि यह नकदी बिहार विधानसभा चुनाव में उपयोग के लिए ले जाई जा रही थी। मामला ऐसा है कि बिहार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसके क्रम में उच्चाधिकारी गणों के निर्देश पर सघन चेकिंग चलाई जा रही है। उस चेकिंग के क्रम में एक युवक जो अमृतसर हावड़ा से बनारस से बिहार की तरफ जा रहा था, उसके पास से 24,40,000 रुपया नगद बरामद हुआ है। उसने कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। संबंधित जांच एजेंसियों को सूचित कर दी गई है। जांच एजेंसियां आकर अपना स्क्रूटनी तहकीकात कर रही हैं। ऐसी प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं यह पैसा बिहार चुनाव में भी प्रयुक्त हो सकता है। इसकी जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। के लिए कैश ले जाया जा रहा था, ऐसी आशंका जताई जा रही। चंदौली से अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, एक व्यक्ति से 24 लाख से ज्यादा की नकदी चंदौली में मिली है। कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव है, इसको देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि ये नकदी वहीं ले जाई जा रही थी। क्या अब तक खुलासा हो पाया है कि आखिर ये नकदी कहां से आई थी, कहां जा रही थी और किस उपयोग में लाई जाने वाली थी? जी, बताना कि मामला जो है पूरा बिहार चुनाव से जुड़ा कर देखा है। हालांकि बिहार चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन जहां सीमा पर चौकसी बरत रही है, चेकिंग कर रही है, वहीं डीडी जंक्शन पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। उसी के दौरान आरपीएफ और चेकिंग के दौरान एक्सप्रेस से गया, उसके बैग से 24,40,000 रुपए बरामद हुए हैं। और उसकी पूछताछ जब वैध कागजात नहीं दिखा और बताया कि बनारस से बिहार जा रहा था। हालांकि उस संबंध में विशेष पूछताछ की जा रही है और पूरा संभावना व्यक्त कर रहा था कि अवैध से पैसा ले जा करके बिहार चुनाव में खर्च करने की तय थी, लेकिन आरपीएफ जीआरपी ने पकड़ लिया है और इसके लिए अभी पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी। यात्री को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बैग से 24 लाख से अधिक नकदी बरामद हुई है और यह नकदी संदेह जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में खपाने के लिए यह नकदी ले जाई जा रही थी। इसका मास्टरमाइंड कौन था, कहाँ से ये पैसा आया और कहाँ ये पैसा जा रहा था, इसकी पूछताछ जो है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नकदी मिलना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि ये पैसा चुनाव में खपाने के लिए तो नहीं ले जाया जा रहा था।
और आगे हम बात करेंगे 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। घर की चार कि इस सपने को और मजबूती से गढ़ने में अपना योगदान दे रही हैं, इसकी भी झलक हम देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, जिसका अवलोकन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो कैसे विकास भी विरासत भी, ये जो मंत्र है, ये जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यहाँ पर हर कार्यक्रम में उसको हम चरितार्थ होते हुए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उत्सव में हिस्सा लिया। आगे प्रधानमंत्री सड़क की बात करें, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख सेक्टरों से जुड़ी करीब 14,000 से ज्यादा करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक और रूपांतरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदर्शनी का अवलोकन इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। किस तरीके से छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है और उस प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। पारंपरिक दृश्य आपको बता दें, परिधान में नजर आए प्रधानमंत्री। इस दौरान 14,000 करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वहां पर आयोजित प्रदर्शनी में उन्होंने हिस्सा लिया है, प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे हैं, जहां पर आप राज्य सरकार के द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 14,000 करोड़ की योजना का प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ को सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। 14,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को देने की बात सामने आई है। किया गया है। और अब हम बात करेंगे 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। खबर सोनभद्र से है, जहां कम मानदेय और बकाया वेतन को लेकर आशा और आशा संघनी कार्यकर्तियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं के नारे लगाए हैं। सोनभद्र के 54 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों की तादाद में आशा और आशा संघनी कार्यकर्तियां एकत्रित हुई। इनका संगठन ऑल आशा एवं आशा संघनी कार्यकर्ती सेवा समिति ने बकाया मानदेय और वेतन वृद्धि को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, जननी सुरक्षा अभियान और आयुष्मान भारत कार्ड जैसे दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाती हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो नियमित भुगतान मिलता है और न ही इतना मानदेय मिलता है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा या परिवार का भरण पोषण कर सके। कार्यकर्तियों का आरोप है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के महीनों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। पहले कलेक्ट्रेट और सीएमओ कार्यालय में भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आशा कार्यकर्तियों ने मांगे पूरी न होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन की भी बात कही है। तो मामला ये है कि हम लोग का मानदेय दिया जाए, राजकीय कर्मचारी बनाया जाए, दर्जा दिया जाए, ठीक है। आगे भी हम लोगों को मानदेय करके वो किया जाए, सम्मान दिया जाए कि स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों को भी सम्मान हो। अभी क्या अभी हम लोग का मान यही है कि 3 महीने से हम लोग की मानदेय नहीं आई है।
सर ये प्रदर्शन हो रहा है मानदेय को लेके, क्योंकि जो हम लोग को मिलता है उससे हम लोगों का घर का भरण पोषण नहीं कर सकते। हम लोग इतना कम मिलता है, एक जो नरेगा का मजदूर होता है उससे भी कहीं हम लोग को कम मिलता है मानदेय। और इसके लिए 24 आवर्स हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी फोन आता है हम लोग तुरंत दौड़ते हैं। हम लोग का मामला यही है भैया कि हम लोग को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग को जो टुकड़ों में पैसा मिलता है वो न करके हम लोग को इकट्ठा एक मुफ्त दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, आगे कुछ बना सके। क्योंकि जो हमारे डीएम साहब के जो एक नौकर होते हैं उनका भी मानदेय है। आलोकपति तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आशा कार्यकर्तियों का संगठन मुखर तौर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है और अधिकारियों को चेतावनी भी दे रहा है कि उनकी मांगें मानी जाएं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है। इस अहम खबर पर क्या अहम अपडेट आपके पास? जी, आपको बता दें कि सोनभद्र के अंदर अगर देखा जाए तो हर एक ग्रामीण अंचलों में या जंगली क्षेत्रों में लगातार आशा कार्यकर्तियों द्वारा लगातार यानी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा जाता है। यानी कोई भी समस्या होती है तो आशा कार्यकर्ती जा करके लोगों के पास यानी जो भी गर्भवती महिला है वो PHI में इंजेक्शन देना हो या किसी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देना हो, तो इसमें सर्वप्रथम आशा कार्यकर्ती वहां पर जा करके उन्हें लाभान्वित कराती हैं। लेकिन इनका मानदेय बहुत कम होने के कारण आज प्रदर्शन किया गया है, जिससे कि उनकी मांगे सरकार माने और उनकी एक कम से कम 20,000 रुपये, उनका कहना है कि 20,000 रुपये मेरा मानदेय। जी हाँ बिल्कुल आलोकपति, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैनर तख्ती लेकर सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आई आशा कार्यकर्ती, आशा संघ की महिलाएं। बकाया वेतन की मांग पर छिड़ा है संग्राम। बिना पैसे आखिर कैसे चलाएं घर, ये बड़ा सवाल है और लगातार वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन को मजबूर है। और अब हम बात करेंगे इमरजेंसी बटन सोहदों की सामत। कासगंज के चर्चित झाल का पुल सामूहिक दुष्कर्म मामले की नाबालिग पीड़िता शुक्रवार को अपने घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। किशोरी के लापता होने की जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस अधिकारियों ने सुबह के समय पीड़िता के घर पहुंचकर उसके परिजनों से पूछताछ की। पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी तलाश में जुटी हैं। आपको बता दें कि नदरई झाल के पुल पर एक नाबालिग बीती 10 अप्रैल को अपने मंगेतर के साथ घूमने गई थी, जहां आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उसके मंगेतर से नकदी सहित अन्य सामान छीन लिया था। मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्य आरोपी भाजपा नेता अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर APS सहित अन्य आरोपी जेल से रिहा हो चुके हैं। आरोपियों के जेल से बाहर आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस व प्रशासन से शिकायत कर अनहोनी की आशंका जताई थी। गुरुवार की रात पीड़िता घर पर ऊपर के कमरे में सोने के लिए गई हुई थी, जबकि अन्य परिजन घर पर नीचे के कमरे में सो रहे थे। शुक्रवार की सुबह बेटी कमरे में नहीं मिली। वहीं इस मामले में जब उत्तर प्रदेश महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संगीन है। जिस घर के आगे 2 पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, वो वहां से पीड़िता कैसे गायब हो सकती है, ये जांच का विषय है। देखिए, ये मुझे अभी पता चला अभी बल्कि कि वो लड़की गायब हो गई, लेकिन लड़की घर में से गायब हो गई तो ये एक जांच का विषय तो है ही कि पुलिस सुरक्षा थी और उसके बाद भी अगर लड़की गायब हो गई, वहाँ सीसी कैमरे भी लगे हैं तो निश्चित रूप से अगर सीसी कैमरे लगे हैं तो सब आई जाएगा और जांच होगी। पीछे कैमरे लगाए, सुरक्षा में पीछे खुला था और पीछे कोई कैमरे नहीं थे ना, तो पता नहीं निकल गई या निकाल, उनका तो आरोप ले गए। देखो, या तो आरोपी ले गए होंगे या खुद निकली होगी, तो ऐसा नहीं है क्योंकि प्रशासन के हाथ बहुत लंबे हैं और सरकार इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट है। और जहां तक अगर इस केस की बात की जाए तो ये इतना छोटा केस नहीं था और ना ही कोई ऐसा है, क्योंकि इसमें जांच चल रही है। इसमें निश्चित रूप से वो लड़की भी मिलेगी, बरामद होगी और दोषियों को सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और अब हम बात करेंगे इमरजेंसी बटन सोहदों की सामत की। खबर कानपुर से है, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर के 26 प्रमुख चौराहों पर इमरजेंसी हेल्प बटन लगाए हैं, जिनकी मदद से किसी भी महिला को मोबाइल न होने, नेटवर्क न आने या फ़ोन बंद होने की स्थिति में भी तुरंत पुलिस सहायता मिल सकेगी। अगर किसी महिला को खतरे का एहसास होता है या कोई उसका पीछा कर रहा
होता है तो वह नज़दीक के चौराहे पर लगे बटन को दबा सकती है। जैसे ही बटन दबाया जाता है तुरंत सिग्नल पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और कुछ सेकंड में नज़दीकी पुलिस टीम मदद के लिए मौके पर पहुंच जाती है। कंट्रोल रूम से स्थिति की लाइव मॉनिटरिंग भी की जाती है ताकि किसी भी देरी से बचा जा सके। डीसीपी मुख्यालय काशिम आबिदी ने बताया कि ये कदम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम प्रयास है। वहीं कानपुर की महिलाओं ने इस पहल का स्वागत किया है। स्थानीय निवासी मधुलता ने कहा है कि ये पहल बहुत सराहनीय है। कई बार मोबाइल नेटवर्क की समस्या या फ़ोन बंद होने के कारण हम मदद नहीं मांग पाते हैं। अब ये इमरजेंसी बटन हमें सुरक्षा का भरोसा देता है। महिलाओं को सुरक्षा के लिए बहुत फायदेमंद है और ये अपराध को रोकने के लिए भी काफी फायदेमंद होगी। बहुत अच्छी रहेगी, मतलब जो खतराएं हो रही हैं, जो अपराध हो रहे हैं वो रुकेंगे। जो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल बंद रहता है उसके लिए भी लाभकारी रहेगा। हाँ, कहीं मोबाइल बंद हो जाती है, कहीं होता है वैसे अपराध होते हैं, कहीं मोबाइल नहीं होती है तो उससे हम लोग सहारा ले सकते हैं। देखिए डिजिटल बॉक्स जो है ये बेसिकली एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, जिसमें यदि कोई महिला है, यदि डिस्ट्रेस में है, किसी परेशानी में है, कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, तो वो बिना मोबाइल की मदद के वो केवल उसको एक बटन पुश करना है और जब ये बटन पुश किया जाता है तो इससे सिग्नल जनरेट होता है जो नियर बाई जो 112 की हमारी गाड़ियाँ हैं। महिलाओं से अब छेड़छाड़ करने वाले सहोदों की अब खैर नहीं। कानपुर कमिश्नरेट की एक नई पहल सामने आई है। शहर के प्रमुख 36 चौराहों पर एक इमरजेंसी महिला हेल्प डेस्क इमरजेंसी बटन लगाई है जो महिलाओं को तुरंत सुरक्षा के रूप में प्रदान करेगी। आपको बता दें मैं इस समय खड़ा हूँ कानपुर के एक प्रमुख चौराहे पे। आपको दिखा दूं कि कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से कि 36 चौराहे पे एक इमरजेंसी बटन के रूप में एक बॉक्स लगाया गया है। ये वो बॉक्स है। आपको बता दूं कि ये बटन लगी अगर महिला को अगर कोई भी इमरजेंसी जरूरत है या महिला से कोई छेड़छाड़ करता है, अगर महिला के पास अगर कोई मोबाइल फोन नहीं है या किसी महिलाओं के फोन में या नेटवर्क नहीं आ रहा है या मोबाइल स्विच ऑफ है, अगर महिलाओं को इमरजेंसी जरूरत है, अगर कहीं ना कहीं अपना बचाव करना है, अगर उनके पास फोन स्विच ऑफ है तो महिला इस बॉक्स पे आकर एक बटन दबाएंगे। इस बटन दबाने पे जो कंट्रोल रूम में तुरंत इसकी सूचना जाएगी और कुछ ही देर पर महिला को हेल्प मिल जाएगी और क्षेत्रीय थाना जो क्षेत्रीय पुलिस होगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्काल मौके पर हाजिर होगा। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। मोहित पांडे हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, अब कानपुर में महिलाएं जो है, युवतियां जो है अपने आप को सुरक्षित कहीं ना कहीं महसूस करेंगी क्योंकि सौदों की अब आफत आएगी। अब शहर के चौराहों पर इमरजेंसी हेल्प के लिए इमरजेंसी पैनिक बटन की व्यवस्था की गई है ताकि नेटवर्क न आने की, मोबाइल उपलब्ध न होने की स्थिति में महिलाएं सीधा पुलिस से सहायता ले सकती हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? बता दूं कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की एक नई पहल सामने आई है। लगातार महिलाओं द्वारा हो रही छेड़छाड़ को लेकर कानपुर कमिश्नरेट ने एक पहल जारी करी है जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मतलब आपको बता दें शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं 36 चौराहे में इमरजेंसी बटन एक बॉक्स लगाया है। अगर महिलाओं को अगर इमरजेंसी कोई जरूरत होती है अगर तो वो बॉक्स पर जाकर अपनी समस्याएं बटन दबाकर अपनी समस्याएं बता सकती हैं। और कहीं ना कहीं अगर बाई चांस महिलाओं का अगर मोबाइल स्विच ऑफ है या नेटवर्क नहीं आ रहा है तो महिला इस बॉक्स पर जाके अगर कोई सौदा पीछा कर रहा है या उनसे कोई छेड़छाड़ी का प्रयास कर रहा है तो ये बॉक्स पर महिलाएं जाएंगी और उसको पुश करेगी। और जो कंट्रोल रूम में इसकी जो डिवाइस है कानपुर पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी डिवाइस जोड़ी गई है। जो भी वहां पर बैठेगा महिलाओं की बात सुनेगा और महिलाओं की जो दिक्कत परेशानी होगी महिलाओं को दूर करेगा। अब बिल्कुल मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक नया और अभिनव पहल देखी जा सकती है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की बटन दबाते ही पुलिस को सूचना मिलेगी और जो पीड़ित व्यक्ति होगा या जो सहायता के लिए जिस महिला ने या जिस बेटी ने बटन दबाया है उसकी लोकेशन, उसकी सारी जानकारी वहाँ स्थित कैमरे से लाइव जो है मुख्यालय में बैठे जो कंट्रोल सेंटर में बैठे जो पुलिसकर्मी हैं वो देख सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अभिनव पहल कहा जा सकता है। और अब हम बात करेंगे घर का निर्माण हुआ चमत्कार। खबर अंबाला से है जहां के सौंडा गांव में प्लॉट की खुदाई के दौरान श्रीराम लिखा पत्थर मिला है जो पानी में तैर रहा है। इसके साथ धातु की कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। इसकी सूचना के बाद लोगों ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया और इसे
इसके साथ आस्था से जोड़ते हुए इस जगह मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। सोंडा गांव में एक प्लॉट की खुदाई के दौरान श्री राम लिखा पत्थर और भगवान हनुमान, खाटू श्याम और लड्डू गोपाल की धातु की मूर्तियां मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये मकान बनाने के लिए जेसीबी द्वारा खुदाई की जा रही थी, लेकिन जेसीबी ऑपरेटर को अचानक एक लाल कपड़े में कुछ बंधा दिखाई दिया और एक बड़ा पत्थर दिखा जिस पर चारों तरफ लिखा हुआ था भगवान श्री राम लिखा हुआ था। उसके बाद ऑपरेटर खुदाई रोक दी उसने और प्लॉट मालिक को इसकी सूचना दी। उन्होंने पत्थर को साफ किया तो पत्थर हाथ से छिटक कर पानी में गिर गया और पानी में तैरने लगा। फिलहाल प्रशासन और पुरातत्व विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है ताकि मूर्तियों और पत्थर की ऐतिहासिकता की जांच की जा सके। सोंडा कॉलोनी बोलती है यहाँ पे। महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल्कुल सामने 100 गज का प्लाट है एक राज रानी जी का। मैं वहां पे जेसीबी को लेके अभी पहुंचा सवेरे लगभग 10 साढ़े 10 बजे समथिंग ये टाइम होगा। तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो जेसीबी का काम शुरू किया है। तो 5-7-10 फुट का एरिया नींव जिसको बोल देते हैं वो नींव खदवाई। तो कुछ 5-7-10 फुट खोदने के बाद नीचे से एक मूर्तियां निकलती हैं, 5-7 मूर्तियां। ये नहीं पता लग रहा था कि वो मूर्तियां किस चीज की हैं। मेरे को अभी फोन गया यहाँ से, तो उन्होंने बोल रहा है मेरे को कि ऐसे ऐसे आपके जो प्लाट में काम चल रहा है वहाँ पे। किसका फोन आया? ये जो बाबा जी हैं जस्सी साईं जी, इनका फोन आया था क्योंकि यही काम करा रहे हैं यहाँ। तो जब मैंने सुना तो मैं साथ के साथ यहाँ आई हूँ। मैं क्या जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक मैं कैसे विश्वास करूँ। तो मैंने यहाँ देखा आके तो ये सब श्री राम जी का पत्थर मिला और जो मूर्ति हैं वो मिली हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।